अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मिल्कीपुर से लेकर देश की राजधानी तक, दिल्ली तक, आज की रात बड़ी भारी है। सच में दिल्ली में तो सत्ता का फैसला होना है। आम आदमी पार्टी रहेगी जाएगी, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास समाप्त होगा कि नहीं। 93 में खुराना जी भाजपा के मुख्यमंत्री बने थे, फिर खुराना जी जेल हवाला डायरी में नाम आने के चलते इस्तीफा दिए तो साहिब सिंह बने, और फिर उसी टेन्योर में साहिब सिंह भी गए और सुषमा जी हुई 50 दिन के लिए, और उसके बाद से भाजपा सत्ता में नहीं आई। अब एग्जिट पोल्स ने भाजपा का मनोबल आकाश तक पहुंचा दिया दिल्ली में, और वही स्थिति मिल्कीपुर में भी है, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में भी नाक की लड़ाई थी, कांटे की, नाक की लड़ाई, प्रतिष्ठा की। कहा जा रहा था योगी वर्सेस अखिलेश, पार्टियों से ज्यादा दो व्यक्तित्वों की टकराहट, दो बड़े चेहरों की टकराहट। उस मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी गजब आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रही है। उसके लोगों से बात करिए तो वो लीड के मार्जिन पर बात कर रहे हैं कि कितने से जीतेंगे। ये तो मानकर चल रहे हैं कि हम जीतेंगे, अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो कल तय होगा, लेकिन उनकी भाव मुद्रा बता रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव की शुचिता पर इतने सवाल खड़े कर दिए और चुनाव आयोग को मृत घोषित तक कर दिया, इससे ये अटकल लगने लगी कि लगता है सपा को अंदाज हो गया कि मिल्कीपुर में परिणाम अनुकूल नहीं आना है। इस ढंग की पेशबंदी और इस ढंग की नाकेबंदी, वैचारिक नाकेबंदी, तभी कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार करता है कि वोट की लूट हो गई, जब उसको लग जाए कि जनता का जनादेश मेरे पक्ष में नहीं आने वाला। तो परिणाम के बाद की अपनी पेशबंदी तो करेगा ना आदमी, व्यक्ति भी और पार्टी भी, कि भाई क्यों हारे, तो बता देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था वोट लूट गया। लेकिन मिल्कीपुर का संदेश बड़ा है। जो भी जय पराजय होगी उसकी गूंज बड़ी होगी, वो लखनऊ से दिल्ली तक प्रभावित करेगी। और चूंकि मसला अयोध्या का है, मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या जिले के अंतर्गत है, जहां भगवान राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। उस जमीन पर, और जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पराजित हो गई, उस मिल्कीपुर में कल परिणाम आ रहा है। इसीलिए आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने उतना तीखा अभियान शुरू कर दिया चुनाव के और चुनाव आयोग के विरुद्ध, जितना तीखा अभियान शायद 9 उपचुनावों में भी नहीं किया था, जिसमें 7 जगह हारी थी सपा, 2 जगह जीती थी केवल, करहल और सीसामऊ, और उसी में कुंदरकी जैसा स्थान भी था जिसने इतिहास बना दिया, जहां 65% अल्पसंख्यक मुसलमान, उस इलाके में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई मिल्कीपुर कुंदरकी के रास्ते जाता दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा साहस नहीं कि है, कोई ताल ठोक के नहीं कह रहा कि नहीं घोसी की तरह मिल्कीपुर जाएगा, घोसी के रास्ते जाएगा। सपा का सारा जोर इस बात पर है कि किसी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया को दागदार स्थापित कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए।
लेकिन जब आप जीत जाओ तो चुनाव अच्छा और हार जाओ तो चुनाव खराब, ये भाव से विश्वसनीयता कम हो जाती है। जनता को लगता है कि नहीं भाई ये विश्वसनीय बात नहीं कह रहे। यही चुनाव आयोग, यही सरकार लखनऊ की और यही सरकार दिल्ली की, लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल का सर्वोत्तम प्रदर्शन करके आई, 37 सीट जीत कर आई, इसी चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में। लेकिन कल अखिलेश जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने चुनाव आयोग को मृत घोषित कर दिया और उस पर डालने के लिए कफन भी ले आए और उसके साथ फोटो भी खिंचा ली कफन के साथ। तो शायद चुनाव आयोग को, जब से चुनाव आयोग अस्तित्व में आया है तब से लेकर आज तक, कल पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला होगा कि कोई बड़ा राजनीतिक दल जिसके 37 लोकसभा में सदस्य हों, वो चुनाव आयोग के लिए कफन लेकर आ जाए सार्वजनिक स्थान पर और फोटो सेशन भी कराए कफन के साथ फोटो सेशन। और अव्वल तो चुनाव आयोग को तमाम तोहफे मिले होंगे, लेकिन ऐसा तोहफा कभी नहीं मिला होगा कि कोई दल उसको कफन दे जाए। तो ये गुस्सा क्या मिल्कीपुर के परिणाम के अंदेशे के चलते हैं? बड़े सवाल है। कल किसका परचम लहराएगा? बीजेपी का परचम लहराएगा या अखिलेश यादव की पार्टी अपना दम दिखाएगी? कोर्स प्रश्न यही है। इसके उत्तर पर उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति आकर टिकेगी, ये तय जान लीजिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की रात सपा पर कितनी भारी और भाजपा पर कितनी भारी। जी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सियासी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 फरवरी को आने वाले परिणाम को लेकर पूरे देश की नजर इस सीट पर जमी हुई है। हमें तो उम्मीद 16 आना 17 आना है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाख चुनाव में धांधली, बेईमानी, खुल्लम खुल्ला बूथ के कर्मचारियों द्वारा, पीठासीन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बूथ को भाजपा के पक्ष में डलाने की कोशिश किया है। इसके बावजूद भी मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। बात करें समाजवादी पार्टी की तो सपा के लिए मिल्कीपुर सीट करो या मरो की हालत वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर जीत का झंडा फहराने के बाद सपा ने अवधेश प्रसाद को अपना पोस्टर बॉय बना लिया है। सड़क से लेकर संसद तक अवधेश प्रसाद के जरिए सपा ने बीजेपी पर प्रहार का कोई मौका नहीं छोड़ा। और तो और मिल्कीपुर में अखिलेश यादव के पीडीए का भी बड़ा इम्तिहान है। हालांकि मतदान के बाद अखिलेश यादव के कफन वाले वीडियो और बयान ने नया घमासान मचा दिया है। इधर एग्जिट पोल की माने तो थोड़ी कठिन है डगर मिल्कीपुर की सपा के लिए। हालांकि अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है।
भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था। बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी के लिए मिल्कीपुर का रण किसी महाभारत से कम नहीं है। सीएम योगी के लिए भी मिल्कीपुर साख का सवाल है, क्योंकि मिल्कीपुर की कमान खुद सीएम योगी के हाथों में रही। राम मंदिर से लेकर महाकुंभ, मुईद और माफिया से लेकर सनातन तक सीएम योगी ने मिल्कीपुर की प्रयोगशाला में हर प्रयोग को आजमाया है। ऐसे में जीते तो जय जयकार, लेकिन हारे तो हलकान होना तय है। हालांकि मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वहां जीतने जा रही है। मिल्कीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर भारी मतों से जीतेगा, यह हम सबको भरोसा है। बहरहाल देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो चुकी मिल्कीपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में करीब 65.25% वोट पड़े थे। हालांकि मुख्य मुकाबला तो सपा और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन बम्पर वोटिंग की बिसात पर तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं तमाम दाव दावे और आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यही है कि मिल्कीपुर में बीजेपी का लहरेगा परचम या सपा दिखाएगी दम। अखिलेश जी ने मिल्कीपुर के चुनाव की तुलना महाकुंभ से कर दी। 144 साल बाद ग्रह योग नक्षत्रों के हिसाब से 144 साल बाद जो स्थिति बनी जिसमें ये कुंभ संपन्न हो रहा है उससे कर दी। और उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव भी 144 साल बाद वाला जैसा महाकुंभ है उसी की टक्कर का है। इससे आप समझ सकते हैं कि मिल्कीपुर का भाजपा और सपा पर असर कितना है और कितना गहरा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी हैं, प्रवक्ता हैं सुबह सपा के। राघवेंद्र जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, आज की रात बड़ी भारी है क्या? जी। नींद मिल्कीपुर में भी नहीं आएगी, लखनऊ में भी नहीं आएगी और दिल्ली में तो नहीं आई रही है। वहां तो हड़कंप मचे ही है। एक तरफ परिणाम भी आना है कल और इधर जांच भी शुरू हो गई एसीबी की छापेमारी। तो मतलब दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से मिल्कीपुर या उल्टा चल लो, मिल्कीपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, सब जगह आज की रात भारी है। जी अमिताभ जी, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अयोध्या नरेश जैसी जो घोषणा करी थी वो घोषणाएं सार्वजनिक जीवन में इतनी जल्दी नहीं करी है, क्योंकि सब कुछ दिन में सामने ही आता है। आप देखिए, अयोध्या के नरेश भगवान राम थे, भारत के नरेश भगवान राम थे, हैं और रहेंगे। अगर आप इस तरीके के समीकरण जनता के सामने देंगे तो जनता समय समय पे अपने चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करके इन चीजों को बताती रहती है। दूसरे, चुनाव आयोग के खिलाफ ये जो कमेंट है कफन वाला, इस तरीके के कमेंट भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी हुआ नहीं करते थे। आप किसी भी पार्टी को देखिए चुनाव में, यही चुनाव आयोग हिमाचल में था, यही चुनाव आयोग कर्नाटक में था, यही चुनाव आयोग तेलंगाना में था। तेलंगाना में भरपूर जीत होती है कांग्रेस की। अभी लोकसभा चुनाव में यही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में था, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटें लेके आती है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में अगर पाते हैं तो जून के चुनाव में पाते हैं 2024 के, और 6 महीने में उनका इतना मोह भंग हो जाता है इलेक्शन कमीशन से। ये सब चीजें ये दर्शाती है कि जनता के बदलाव को चुनाव समाजवादी पार्टी या राजनीतिक पार्टियां जो है इस समय एब्जॉर्ब नहीं करना चाह रही, वो उसको समझना नहीं चाह रही। जनता ये समझ गई है कि हमें जून में क्या नैरेटिव दिया गया था,
आगे वो नैरेटिव कैसे आ रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है। अब जनता अपना फैसला जो है वो कल सुना देगी। ठीक बात है मनीष जी। अच्छा, एक बड़ा भारत की राजनीति बड़ी रोचक भी होती है। राघवेंद्र जी के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी बात, रोचक बात ध्यान में आ गई। कल समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी के नेतृत्व में कफन समारोह आयोजित किया, फोटोशूट हुआ। अब रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद है, उन्होंने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी। उन्होंने कहा भाई कफन क्यों, लकड़ी क्यों नहीं? अंतिम संस्कार के लिए कफन क्यों लाए, दाह संस्कार क्यों नहीं होगा कि लकड़ी ले आते? नई बहस आ गई, कफन वर्सेस लकड़ी। और लेकिन मेरा प्रश्न ये कि चुनाव आयोग के लिए कफन की व्यवस्था करना भारत के संविधान की अवमानना करने जैसा है। उससे शिकायतें हो सकती हैं, उसमें बेहतरी के सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन कफन जैसी चीज बहुत बड़ी चीज हो जाती है। खैर, राघवेंद्र जी, कल मिल्कीपुर से क्या संदेश आ सकता है, एक? और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने 9 विधानसभा उपचुनावों में जितनी गुस्सा नहीं दिखाई थी उतनी अकेले मुझे मिल्कीपुर में दिख रही है। 9 विधानसभा चुनावों में 7 जगह सपा हारी, लेकिन उसने तब भी ये नहीं कहा था कि आयोग मर गया। मिल्कीपुर में तो अभी नतीजा नहीं आया, उससे पहले ही इतना गुस्सा क्यों है? इस गुस्से के पीछे क्या है, राघवेंद्र द्विवेदी? अमिताभ जी, वही है वही जो राम रच रखा। अगर राम ने रच दिया है कि अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है मिल्कीपुर में उनका सफाया होना निश्चित है, तो हो जाएगा। और जब ईवीएम में केवल कमल दबा है तो कल कमल ही आएगा। और एनडीए मजबूती से मिल्कीपुर चुनाव जीत रही है। इनको अंदेशा हो गया, कुंदरकी की अभी आप चर्चा कर रहे थे, कुंदरकी ऐसा सीट जो इसको विरासत मान रहे थे, वो भी सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से छिट गई। इसलिए छिटक गई कि ये अपना वर्चस्व हमेशा कायम रखना चाहते थे। आप जनता के बीच में काम लेके जाइए, काम और उसका जन सहयोग। आप कफन लेके जाएंगे, संविधान की दुहाई देने वाला व्यक्ति। जब 37 सीट आप जीत के आए तब तो बुके लेके नहीं गए। चुनाव आयोग के पास आपको बुके लेके जाना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आज तक जब से पार्टी बनी तब से आज तक का सबसे सर्वोत्तम मेरा रिजल्ट रहा। तो ये केवल एक बहकावा टाइप का है। इनके सांसद रोते हैं, हे राम हे राम हे राम। पहले कभी राम को मानते नहीं थे, राम है कौन, उनको प्रमाण चाहिए था। और आज जब उनका लड़का हार रहा है तो हे राम कर रहे हैं। ये केवल एक समाजवादी पार्टी एक बंदरबाट होकर रह गई है। कुंदरकी से लगाए तमाम जो 7 सीटें हारे, वहां से लगाए मिल्कीपुर में इनका अंत है। और कांच की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। आप संविधान की दुहाई देके जो भी व्यवस्था थी एनडीए की, या जो ये प्रचार किए लोकसभा में, उसको एक बार बहका दिए। पूर्वांचल की रॉबर्ट्सगंज से लेके लखीमपुर खीरी तक किसी ने किसी तरह आप जीत हासिल कर दिए। तो जीत हासिल को बरकरार रखने के लिए जनता के दिलों पर राज करना पड़ता है। आप एक सांसद को लेके राजा बना दिए अयोध्या का, और उसी सांसद को फिर आप पिछली सीट पर बैठा दिए। इसका क्या मतलब है जी? विजय जी, क्या होगा कल, एक? और दूसरा, इतना गुस्सा क्यों? आज तक 1952 में पहला चुनाव हुआ, तब से लेके आज तक ये किसी ने नहीं कहा कि चुनाव आयोग मर गया। चुनाव आयोग पर कटाक्ष हुए, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन ये शब्द किसी ने नहीं कहा कि मर गया, कफन लाओ। इतना गुस्सा क्यों? जो कहा मैं उस पर नहीं बहस में पढ़ना चाहता, मैं जानना चाह रहा हूं कि इतना एसिड क्यों, पॉलिटिकल एसिड इतना ज्यादा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि इतनी गुस्सा? विजय जी। अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। भैया देखिए, मैं अभी बहुत सारी बातें सुन रहा था। इसमें क्या है, अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपने भी ये जिक्र किया कि हमने कफन की बात क्यों की चुनाव आयोग के लिए। मैं बोल रहा हूं ये तो बहुत देर से की, इससे पहले कर देनी चाहिए थी ये चीजें, और इससे आगे अगर कुछ होता हो तो वो भी कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग समझदार है वही समझेंगे, जो समझना नहीं चाहते वो कभी नहीं समझेंगे। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, और चुनाव कराना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें कई बार क्योंकि जनता ज्यादा वोट करती है और ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इतना मामला ये नहीं कर पाते। लेकिन केंद्र में चूंकि सरकार है इनकी,
फिर भी ये गड़बड़ उसमें करते हैं। शिकायत हमारी 2022 में भी थी। और आप जो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के या इनके समर्थक, पहले तो समर्थक को इनके बता दूं कि भाई छाछ तो बोलता है, छलनी भी बोलती है। इनकी बात का जवाब तो दे ना दे, हो सकता है अगले चुनाव में हमारे साथ खड़े हो, तो इन पे नहीं बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि जब 2024 का चुनाव हमने जीता तो हमने तो शिकायत तब भी की। हमें लोग बोलते हैं कि 37 सीट आपकी आ गई। अरे सीट तो हमारी बहुत आने वाली थी, हो सकता है 57, 67, 77 जितनी आ जाती। हमने तो ये नहीं कहा कि हाँ हम बड़े खुश हैं हमारी सीटें, हमने तो तब भी शिकायत दर्ज की। लेकिन आप एक चीज देखिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मीरापुर का चुनाव है, मैं उसका गवाह हूं, हम लोगों ने काम किया वहां। जब बुला करके लोगों को थाने में बुला करके एसएचओ बोल रहा है पूर्व प्रधान और प्रधान को कि कल अपने घर से नहीं निकलना, अपने घर रहना, हमारे सामने की बात है, उनसे शिकायत कर रहे हैं, हम उच्च अधिकारियों से उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब चुनाव आ जाता है मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर में कम से कम 500 से ज्यादा ट्वीट शिकायतें सोशल मीडिया पे हुई। आप बड़े पत्रकार हैं, आपको हम लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। आप एक जवाब मुझे बताओ जिसपे कार्रवाई हुई हो। तो क्या चुनाव आयोग जिंदा है, मृत हो गया? अरे वो तो मृत है और अपनी बहुत पहले हो चुका। एक वाक्य मुझे ध्यान है अमिताभ जी, और आपसे ही मैंने सुना था, जब प्रधानमंत्री जी कभी चुनाव में प्रचार कर रहे थे और एक इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने जब मत बना 3 लोगों में से कि प्रधानमंत्री जी ने हाँ गलत बोला है, तो उस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया था और कहां भेजा उसको सबको पता। चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में है, ये कौन नहीं जानता। अगर मैं इसके लिए भी मुझे बात कहनी पड़े, आप ना समझे तो या तो देखिए आप लोग नादान है या समझना नहीं चाह रहे हैं, उसकी एक बात है जी। हम ये बोल रहे हैं आपसे अभी कि जैसे अभी मैंने सुना आपको भी कहते हुए, मैं 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं जी, कि क्या है, हार के डर से नहीं है। देखिए हार के डर से नहीं है, जीत रहे हैं हम मिल्कीपुर, हो सकता है मार्जिन कुछ कम हो, लेकिन जब गड़बड़ होती है, सामने हमें दिखता है कि चीजें लुट रही हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मार्जिन कम होने जा रहा है, तो हम उसकी शिकायत ना करें। मतलब हम अगर जीत जाए तो सब बढ़िया, और खराब तो हम शिकायत ना करें। देखिए जब हम 37 जीते, हमने तब भी शिकायत करी, पूरे चुनाव में हम करते रहे, पूरे चुनाव में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि हम जीत गए तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया, हमेशा हम लोग सवाल उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ करती है और सबूत के साथ उठाते हैं जी। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, और राजनीतिक लोग, कुछ लोग, हम लोग तो इसलिए भूल सकते हैं, सामान्य लोग, कि भाई विस्मृत हो गई चीज, उम्र के साथ भी स्मरण शक्ति क्षीण होती है। राजनीतिक दल जानबूझ के भूल जाते हैं कि यार कड़वा है, याद ना रखो, वो जानबूझ के भूल जाते हैं। याद उनको रहता क्योंकि वो तो च्यवनप्राश खा ही रहे। देश में जब से आजादी आई तो नेता वर्ग तो च्यवनप्राश के बिना ही नहीं, वो तो ब्रह्म पुष्पी और च्यवनप्राश सब ले ही रहा बढ़िया, केसर के दूध में घोट के। चुनाव आयोग की चर्चा की हमारे मित्र ने, राठी साहब ने। इसी देश में एक ऐसा चुनाव आयोग, एक कालखंड रहा चुनाव आयोग का, राठी भाई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, उनको राज्यसभा भेज दिया गया और राज्यसभा के बाद मंत्री बना दिया गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और वो निष्पक्ष रहे क्या? तब किसी ने कफन भेजा ना लकड़ी भेजी, धूप बत्ती भी नहीं जलाई, गूगल लोबान भी। क्यों? इस देश में एक ऐसे जज हो गए, आपको स्मरण दिला दूं, क्योंकि न्यायपालिका पर भी कई बार चर्चा होती। इस देश में गूगल में कहीं ढूंढिएगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन इस मेरे ख्याल से कहीं दर्ज होगा यह मसला। इंदिरा गांधी का शासन था, एक जज साहब थे, उनको पार्टी में ले आए, राज्यसभा भेज दिया, फिर टर्म खत्म हो गया तो फिर वापस जज बना दिया। क्या? जैसे मौसी का घर हो, जब चाहे अंदर बाहर। तब किसी ने नहीं कहा कि न्यायपालिका खतरे में है, इसको कफन भेजो। जज एमपी हो रहा है और फिर एमपी से फिर जज बन रहा है, एक पार्टी का एमपी हो रहा है। और एक बात जो समाजवादी पार्टी ने कही, फिर ओपी सिंह जी से प्रतिक्रिया लूंगा, उन्होंने कहा कि हमने कम कहा कि मर गया और ज़्यादा कुछ होना चाहिए था। तो इसके बाद तो ज़्यादा कुछ में तो भैया मारपीट बचती है क्या? अगर ये संतुष्टि का बिंदु नहीं है कि मर गया चुनाव आयोग, तो इसके आगे तो फिर हाथापाई बचती है। अगर वैसा कुछ विचार है तो अलग बात है, अन्यथा मेरे ख्याल से तो यही बहुत है, सीमा का उल्लंघन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये भी कम है
कफन भी, तो फिर तो मारपीट है। ओपी सिंह जी, एक तो ये कि कल जीते तो जय जय है ही, लेकिन अगर नहीं जीते तो महिमा मिटे अपार, एक। और दूसरा ये प्रश्न मेरा आपसे, और दूसरा प्रश्न ये कि आपकी नज़र में चुनाव आयोग के विरुद्ध इतना गुस्सा क्यों? अमिताभ जी, 14-15 घंटा शेष बचा है। समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है या कर रही थी, वो 14-15 घंटे बाद कल 8 बजे से चुनाव परिणाम आना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति को जब वेशभूषा में हम देखते हैं तो अंदाजा लगाते हैं कि आदमी शरीफ है, सौम्य है, पहनावा ओढ़ावा से उसके शारीरिक स्वरूप को देखें, लेकिन हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे वो अपनी बाणी को खोलता है, वो कुछ बोलता है, तो हम 100% अंदाज लगा लेते हैं कि इस आदमी का क्या मतलब व्यक्तित्व है और क्या कृतित्व है, बताने की जरूरत नहीं। 2012 से 17 में वंशवाद के कारण गद्दी पर पाए और कैसे अपने पिता का अपमान किया, बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो बेचारे हर चुनाव को हारते चले गए। खास तौर से विधानसभा का चुनाव हारे, 17 हारे, 22 हारे, और सारे चुनावों को छोड़ दीजिए। ये जो उपचुनाव 9 हुए हैं, 23 नवंबर 2024 को परिणाम आए, 9 में 7 हम जीते, 2 हारे, मिल्कीपुर की बात है। हम समझते हैं कि 5-6 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं, जितना डिबेट होता है उसमें सुबह सुबह उठता हूं तो अंदाज लगा लेता हूं कि आज सैफई परिवार के किस व्यक्ति ने क्या उटपटांग बोला या उसकी क्या उटपटांग क्रियाकलाप रही। आज डिबेट इसी पर होगी, मैं पक्का जान जाता हूं 80%। राम गोपाल ने कहा अधिकारियों की, खैर ने उनकी सूची बना लो 27 में आ रहा हूं ना, उनकी खोज खबर लूंगा, कल उस पर डिबेट हो गई। इसके पहले उनके बड़े चाचा राम गोपाल ने बोल दिया न्यायालय लड़ाने का काम करती है, संभल पर उसने परिणाम दे करके वो जो है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तब तक पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कफन लेके आ गए। अब पता बल लिखा तो उस पर है चुनाव आयोग, पता नहीं वो अपने कार्यकाल में किसका कफन लेकर आए, किस पार्टी के तरही बरही कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। ये तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं। और एक नई बात आपने नहीं देखी है, आपने देखा होगा कि जब ये 2024 के 9 चुनाव हो रहे थे, उसके पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक पोस्टर लगा 27 के सत्ताधीश। शायद आज आपके चैनल की निगाह नहीं पड़ी, 2 पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, 27 के मुख्यमंत्री अखिलेश जी और 2032 का कुंभ हम ही कराएंगे। बड़ा आश्चर्यजनक बात, एक कुंभ बीत रहा महाकुंभ, दूसरा कुंभ हम ही कराएंगे। मैंने टीवी पर देखा है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता। तो जो आदमी रोज 27 का सत्ताधीश हो रहा है, मुख्यमंत्री हो रहा है, अब कुंभ भी। और सुनिए, अभी आपने बताया, उनका आपने दिखाया, कहा कि महाकुंभ की कोई परिभाषा होती ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है इसको हाईलाइट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए महाकुंभ। अब उनको यही पता नहीं कि अर्धकुंभ क्या होता है, कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है और क्यों कहा जाता है। तो इस तरह की उटपटांग हरकत, उटपटांग बयान, आप बताइए। संविधान को लेकर जेब में घूम रहे हैं, छोटे भाई बड़े भाई दोनों इंडी गठबंधन के, संविधान अपनी जेब में नहीं। रोज इनकी हरकत संविधान विरोधी है। आपने कभी अपने इतने दिन से पैदा होने के बाद, देश की आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में रही, कांग्रेस भी विरोध में है, समाजवादी पर बसपा। आप ये बताइए कि संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को कफन के रूप में इतना घृणित, इतना सर्वनाक, आप तो अपना फोटो सेशन करा लिए, लेकिन जनता थू थू कर रही है, जनता थू थू कर रही है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में यही प्रशासन था और यही चुनाव आयोग था, 37 सीट पाए, तब हम हारे तो ईवीएम, जीते तो हम। ये अहंकार कैसे, अहंकार तो रावण ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक को खा गया जी, ओपी सिंह जी, ठीक को खा गया।
जी इनका अहंकार ये इनको खा रहा है, इनको खुद पता नहीं है। ठीक है। ये ओपी सिंह जी अहंकार अभी रुकना होगा, ओपी भाई अभी रुकना होगा। एक प्रश्न खड़ा होता है जो जिस पोस्टर का जिक्र ओम प्रकाश ओपी सिंह जी ने किया वो हमने देखे थे मनीष जी के 27 में हम आ रहे हैं ऐसा भाव समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक किया। इस पर सबसे पहला सबसे जल्दी जो जनता का रिएक्शन आएगा वो कल आएगा मिल्कीपुर से। या तो ये पोस्टर और चमक जाएगा या इस पोस्टर की चमक खत्म हो जाएगी। नहीं जी अमिताभ जी, उस पोस्टर की चमक तो 2 दिन के समाजवादी पार्टी के बयानों से दिख रही है। जैसा आप बता रहे थे कि हार के बाद क्या स्टैंड लेना है। एक चुनाव, ये मिल्कीपुर का तो चुनाव है ना, वो 2027 नहीं बताएगा। पीडीए गठबंधन क्या है, अयोध्या का नैरेटिव क्या है, प्रदेश का नैरेटिव क्या है, देश में सनातन का नैरेटिव क्या है, ये बताने की कोशिश करेगा। जब आप जनता को ये बताने की कोशिश करते हो कि आपका अयोध्या का सांसद के पास राम मंदिर के दर्शन करने का समय नहीं है, कैसे मान लिया जाएगा कि सांसद जी के पास समय नहीं है? सांसद जी अगर बोल देंगे तो उनके लिए तो अलग से व्यवस्था करी जाएगी, प्रोटोकॉल लगा के दर्शन कराया जाएगा। अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर तक जाते हैं प्रचार करने, अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। भगवान राम से किसी की क्या नाराजगी है? भगवान तो सबके हैं ना। आप कुंभ नहाने जाते हो, फोटो खिंचवाते हो, वीडियो बनती है, रील बनती है, पोस्ट होती है, हरिद्वार की फोटो भी पोस्ट होती है, ये भी फोटो पोस्ट हो जाएगी। अवधेश प्रसाद जी उस दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे जिस दिन वोटिंग हो रही थी। अगर हनुमान जी आपको याद आ रहे हैं और आप भगवान राम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हनुमान जी की पूजा कैसे सफल होगी? अयोध्या में रह के अगर हनुमान गढ़ी के और भगवान राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो सनातन को ये दिख रहा है कि ये राजनीति किस विचारधारा में जा रही है। आज तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अयोध्या आने का समय नहीं मिला है। जी ठीक बात है। राघवेंद्र जी, एक नारा समाजवादी पार्टी ने दिया 27 में आएंगे अखिलेश, कराएंगे अर्धकुंभ विशेष 32 में, घोषणा हो गई। अमिताभ जी, सपना देखना सबका अधिकार है और मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही सपना समाजवादी पार्टी देख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अभी जो राजनीतिक विश्लेषक अग्रवाल जी कह रहे थे, अभी तक राम मंदिर के मत्था नहीं टेक पाए और 27 के बाद ये 32 और 34 और 42 की बात करते हैं। मिल्कीपुर जीतने के बाद कल देखिए कि क्या पोस्टर आता है। नौटंकीबाज, ड्रामेबाज सांसद जो केवल संविधान का बुक लेके घूम घूम के वोट मांग रहे थे और छल करके किसी तरह अपना सीट बचा लिए। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो सीट इनकी फंस गई और चुनाव आयोग पे आरोप लगाने के बजाय ये अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि तुम लोग बढ़िया से काम नहीं करते हो, सरकार रहती है तो दबंगई करते हो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस तरह का नारा देते हो। तो मुझे लगता है कि कुछ स्थिति ठीक होती। अभी तो 27 में काफी समय है, बीच में कोई चुनाव नहीं है, तो इन लोगों को चाहिए कि अब मंदिर मंदिर घूम के कम से कम दर्शन कर लें मिल्कीपुर हारने के बाद। और कहते थे कि जो पापी नहीं है, जो पापी है वो नहाने जा रहा है। तो अभी विजय राठी जी बता देंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि अखिलेश यादव जी हाल में ही एक पोस्टर अपना वायरल कराए हैं, तो गंगा नदी में वो क्यों नहाए हैं? उन्होंने कौन सा 2012 से 2017 तक पाप किया? क्या उस पाप का पश्चाताप करने के लिए वो वीडियो वायरल करा रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि महाकुंभ जो हो रहा है उसका आयोजन सफल रहा? उनके करनी और कथनी में अंतर है। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था उनकी फेल है और समाजवादी पार्टी कल हारने के बाद देखिएगा कोमा में चली जाएगी। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक विजय राठी साहब, बाकी तो आप जवाब देंगे जो बातें बाकी लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से, सपा के परसेप्शन से, मिल्कीपुर के जनादेश की दोनों स्थितियों की आइदर साइड है व्याख्या कैसे होगी? आप जीत गए तो क्या व्याख्या होगी और आप हार गए तो क्या व्याख्या होगी आपके परसेप्शन से, सपा के परसेप्शन से? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, पहले 2-4 सेकंड में, और ओपी सिंह जी के कुछ सवाल है उनका जवाब मैं दे दूं। अभी इन्होंने 3 चीजें बोली बहुत जरूरी। इन्होंने कुंभ की बात की, संविधान की बात की, और बात की कि जनता थू कर रही है। देखिए, ये बात तो सही है, जनता सब कुछ देख रही है और जनता देख रही है किस तरीके से सीओ, इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएम, एसपी, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमें सब लोग किसी को वोट ही नहीं डालने देते।
तो जनता तो चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पे थू कर ही रही है। दूसरी बात, इन्होंने कुंभ की बात की कि समाजवादी पार्टी नहीं जानती कुंभ के बारे में। देखिए, हम कुंभ के बारे में कितना जानते हैं तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की समझ कुंभ के लिए यह है कि वहां इंतजाम मत करो, बदहाली करो, वहां भगदड़ मच जाए तो कितने लोग मर जाए उस आंकड़े को छिपा लो, और पत्रकार अगर लिस्ट देखने भी चले जाए तो उन्हें धक्का मुक्की करो, खुद करो और पुलिस से कराओ। और जो सच है कि कितने श्रद्धालु मौत, जिनको अपने आगोश में ले लिया मौत ने, उसका सच उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने ना आए, और पत्रकारों को बदतमीजी करो, पीटो अलग, ये कुंभ का इनका नैरेटिव है, ये जरूर हम लोगों ने समझा। दूसरी, इन्होंने संविधान की बात करी कि जेब में सब लोग लेकर के घूमते हैं। अरे ये तो आप ही के नेता हैं। और मेरे शहर के मेरठ के सांसद अरुण गोविल की बात है कि हाँ चेंज कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है? ये तो आप ही के टीवी पे हमारे वो पत्रकार सामने बैठे हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत है। इसी पे देखा मैंने क्या बोला था उन्होंने, कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके कर्नाटक के नेता, आपके कितने नेता जिन्होंने बोला कि हाँ 400 पार करिए, संविधान बदल देंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं। दूसरे, राजभर जी की पार्टी के अभी नाम है राघवेंद्र द्विवेदी जी, जब बोल रहे थे तो मैं नाम नहीं पढ़ पाया था, लेकिन आपकी सोच मुझे समझ आती है। जिस तरीके से आप एक 80 साल के सांसद दलित हैं अयोध्या के, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रहा है, वो समझ आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, विचारधारा से हम लोग अलग हैं, लेकिन हमारी भाषा इस तरह की नहीं है। और जिस तरह की, बता दूं एक बात आपको, ये आप भी जानते हैं, आपका दिल जानता ओपी सिंह जी, कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जितने पोलाइट नेता हैं, उतना आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई नीचे का नेता भी नहीं मिलेगा। जो भाषा आप मुझे बता सकते हैं विजय भाई, अब एक प्रश्न, विजय भाई अभी रुकना होगा, अभी एक बार रुकना होगा, पहले रुक जाइए, अब आने नहीं, अरे भाई रुकना होगा, अभी रुकना होगा। सारी बात आपने कही थी, सारी बात मैंने सुन ली, मेरा प्रश्न वहीं खड़ा, अब उसका उत्तर दीजिए, बाकी बात अभी बाद में दोबारा में। वो प्रश्न है, अगर जीते, सुन तो लो भाई, अगर जीते तो क्या व्याख्या करोगे और हारे तो क्या व्याख्या करोगे? दो ही सूरतें हैं, तीसरी तो सूरत हो नहीं सकती, या तो जीतोगे या हारोगे। मैंने आपका सवाल सुन लिया जी। मिल्कीपुर हम ही जीतेंगे, लेकिन जो जुल्म और जागती इन्होंने करी है, जो वोट हमारी रोकी है, हमारा थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस घमंडी सोच के खिलाफ पीडीए का जो नारा है वो बुलंद होगा, और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़े और वादी आबादी जो इनसे परेशान है। विजय राठी, प्रश्न का उत्तर नहीं, ठीक विजय भाई, रुकना होगा, अब भाषण हो जाता है यार, अब रुक जाओ, अब तो चुनाव है नहीं, अब रुक जाओ। पीडीए अभी कहां चुनाव बोर्ड पड़ रहा है, जब पीडीए क्या करेगा? मेरा निवेदन ये, अगर हार गए 1% ही सही, तो कोई जस्टिफिकेशन तो देना होगा, क्या व्याख्या होगी, और जीत गए तब तो व्याख्या कार्यकर्ता कर ही देंगे, 27 में अखिलेश पोस्टर लगेगा ही। जस्टिफिकेशन जनता जानती है, जो जिस तरीके से बूथ लूटे हैं, जिस तरीके से पुलिस आईडी चेक कर रही है, ये कौन से संविधान में, इलेक्शन कमीशन के कौन सी धारा में है कि पुलिस आईडी चेक करेगी, और जो जानते हैं कि जहां से 2022 में भी हम लोग और 2024 में बूथ ने भर के हमें वोट दिया, वहां जाकर के पुलिस खड़ी कर दी, तो ये डराना ही तो है उनको कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, जहां से वोट। ठीक है विजय भाई, आगे ठीक, अभी रुकना होगा। मैं ओपी सिंह जी के पास, समाजवादी पार्टी ने अपना मंतव्य साफ कर दिया कि जीत गए तो लड्डू बांटेंगे, फिर तो भाई मानेंगे कि कफन कार्यक्रम ठीक चला, और अगर हार गए तो वन लाइनर है जिसका इशारा विजय राठी जी ने कर दिया कि हम जीतते तो बहुत भारी मत से, लेकिन वोट ही नहीं पड़ने दिया हमारा। ऐसा मैं समझ गया, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था, ताकि आज कम से कम हम जनता के सामने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बांध पाएं, क्या कि हारे तो क्या कहोगे और जीते तो क्या कहोगे। ओपी सिंह जी, वही प्रश्न आपके सामने, जीते तो क्या कहेंगे और हारे तो क्या कहेंगे, और बाकी आपने जो सुना, आप पर जो आरोप है उनका उत्तर। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम ही जीतेंगे, दूसरी बात कह रही है कि वोट पड़ने नहीं दिया, और तीसरी बात यह है कि चैनल पर दिया गया कि जमकर वोट पड़े। लगभग 65 कुछ पड़ा, 66%। 66% जनता ने अपने मतों का प्रयोग किया। इसका मतलब यह हुआ कि बम्पर वोटिंग हुई, वरना 58-59 पर रह जाता। ये तुम सोच।
दूसरा ये है कि जीतेंगे तो हम क्या कहेंगे और हारेंगे तो ये क्या कहेंगे। जीतेंगे तो हम वही कहेंगे कि भाई हमारी जो सरकार का जो विकास का एजेंडा है, कानून व्यवस्था का एजेंडा है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन ये हारेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, हारने के बाद सभी दल अपनी समीक्षा करते हैं, कांग्रेस भी करती, हम भी करते। लखनऊ में इन्होंने समीक्षा किया और खुलेआम बोला हम इसलिए हार गए कि चुनाव आयोग ने भाजपा के 15 प्रमुखों से मिलकर के यादवों और मुसलमानों का 20% वोट कटवा। मतलब इतना अरे भाई ठीक है, आयोग पर लगाइए, सरकार पर लगाइए, प्रशासन पर, जिसके मन पर आए उस पर लगाइए। लेकिन ये कहना कि चुनाव आयोग 20% यादव और मुसलमानों का कटवा दिया, और दूसरा ये कहना कि साहब जो है वो कफन हम लेकर के फोटो सेशन कर रहे हैं, ये कहां तक की बात उचित। तो भाई हार जीत तो लगे, हम भी हारे। अरे लोकसभा चुनाव बहुत उम्मीद किए थे, हार गए, हमने तो नहीं किसी के ऊपर आता। ये इनकी जब सरकार थी तो 14 का लोकसभा भी हार गए, सारे निकाय चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई और विधानसभा भी हार गए। उस समय भी चुनाव आयोग था, इनकी सरकार थी, इनकी पुलिस थी, इनके डीएम थे। तब तो हमने विधवा प्रलाप नहीं किया कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के स्वभाव से गुंडागर्दी कराई, क्योंकि हम पत्रकारिता किए। हमने मुख्तार अंसारी को भी मऊ में चुनाव देखा है और अतीक अहमद का भी चुनाव देखा है, और वहां प्रशासन को निरीह स्थिति में भी देखा है। और देखा तो यह भी है कि एक पुलिस वालों को 2 पुलिस वाले कोर्ट का लेकर के अतीक के यहाँ चले गए। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तो फोन किए, अतीक भाई तुमको मेरी कसम है, पुलिस वालों को छोड़ दो, तुमको मेरी कसम। तो ये लोग तो उस तरह के हैं, गुंडागर्दी, अनाप शराब, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, विधवा प्रलाप करना। जी ठीक, ओपी सिंह जी एक आखिरी प्रश्न, एक आखिरी प्रश्न, समय कम है, मैं सारे मित्रों से एक ही कॉमन प्रश्न लूंगा। मनीष जी से शुरुआत करूंगा। मनीष जी, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 66%, 66% वोट कास्ट हो जाए, उसके बाद ये कहना कि वोट नहीं पड़ने दिया गया, इतनी पुलिस लगा दी, इतना गुंडागर्दी हो गई, ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं समझ में आता, 30% वोट कास्ट हुआ, 40% हुआ तो समझ में आता क्या पोलिंग को रोका गया, कहीं से पोलिंग को बलपूर्वक प्रभावित किया गया। लेकिन 66%, ये 2022 के पूर्ण विधानसभा चुनाव जो था, जिसमें अवधेश जी जीते थे, एमएलए हुए थे, उसमें इतना वोट नहीं पड़ा था जितना बाई इलेक्शन में पड़ा, जबकि बाई इलेक्शन में माना जाता है कि कम वोटिंग होती है। 66% वोट को वोट न पड़ना या कम पड़ने जिसकी स्थिति में कैसे मान सकते हैं? अमिताभ जी बिल्कुल नहीं मान सकते। इस तरीके के वक्तव्य देना लोकतंत्र का उपहास होगा। आपने देखा होगा कुंदरकी में एक विशेष समुदाय की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ा था, फिर भी बीजेपी ने इनकी जमानत जब्त करा दी थी। ये इस तरीके के स्टेटमेंट आज के चुनाव में नहीं देने चाहिए। 65% वोटिंग हुई है, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग करा, और जो भी जनता का रिजल्ट आएगा वो दोनों पार्टियों को बराबर से मान्य होना चाहिए। जनता ने अपना फैसला जो है बस पेटियों में बंद कर दिया है, कल हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उस फैसले को समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत समय लगेगा दोनों पार्टियों को, क्योंकि ऐसी उम्मीद लग रही है कि भाजपा वहां कुछ ऐसे मार्जिन से जीतेगी जो कल्पना के बाहर होगा। जी राघवेंद्र द्विवेदी, वही प्रश्न आपसे, 66% लोगों ने अगर वोट किया तब कम से कम और तोहमत लगाओ तो लगाओ, ये तोहमत नहीं टिकती कि वोट नहीं डालने दिया गया पुलिस के द्वारा। अमिताभ जी, सपा के प्रवक्ता, अभी मैंने सांसद को कहा था कि वो ड्रामेबाज है, इन्होंने कहा कि सम्मान नहीं करते। अरे सम्मान तो अपने अखिलेश यादव से पूछिए, मुख्यमंत्री जी जिसको जो बनाया वो अपने बाप का नहीं किए, अपने चाचा का नहीं किए, अपने पार्टी का नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का नहीं किए। हम लोग तो बहुत सम्मान से नाम लेते हैं। और ड्रामेबाज मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोना है तो जाके संसद भवन में रोए ना, उनको तो एक जगह मिली है, जनता ने चुन के भेजा है। ये सीआर के जैसे हुआ कर रहे हैं। आप कार्रवाई करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, आप उसी तरह कल के बाद उसी तरह रोएंगे और आपका सांसद उसी तरह रोएगा। जनता मिल्कीपुर की रुलाने के लिए तैयार है। और यही चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सीटें हार गए थे, वो भी आपको जानना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। भाजपा का वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और उप मुख्यमंत्री का दोनों सीट हारना, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है?
केवल रोना रोना बैठ के आप चैनल पे प्रचार कर रहे हैं, पीडीए प्रचार का समय समाप्त हो गया। अब आप लोग उसमें समीक्षा करिए कि 27 में क्या बहाना होगा। अभी तो 22 का बहाना आप बता दिए, अभी अमिताभ जी ने बता दिया कि 66-67% वोट हो गया, तो आप कितना वोट डलवाएंगे? ईवीएम पैक हो गया और रोना नया कहानी बनाइए कि 27 के लिए क्या कहानी होगा। ठीक है विजय राठी साहब, 66% लगभग 66% वोट इस बात की गवाही देता है कि मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने की स्वतंत्रता हासिल थी चुनाव में, नहीं? क्योंकि एक बाबू, इतना वोट तो 2022 के विधानसभा में नहीं पड़ा था मिल्कीपुर में। तब ये कहना कि दरोगा ने वोट नहीं डालने दिया, किसी को निकलने नहीं दिए, छावनी बना दिया, ये बात कैसे आदमी हजम करेगा? देखिए, जब मैं बताऊंगा उदाहरण तब आप भी इस बात से सहमत होंगे। ये एसी कमरे में बैठ के जो ये लोग बात बोल रहे हैं, ये नहीं है, जमीन की बात भी बताऊंगा, लेकिन एक सेकंड बस इनका जवाब दे दो। देखिए, राघवेंद्र जी जो बोल रहे हैं, इनका जवाब सिर्फ इतना है कि राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं और वो एक दलित सांसद है, इसलिए इनके मन से वो सारी बात निकल के आ रही है और करोड़ों लोग इस चीज को देख रहे हैं। आपका दर्द जायज है। दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए अमिताभ जी, 2022 में मेरठ की सरदना विधानसभा में चुनाव हुआ, एक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हारे, लेकिन एक गांव में वोटिंग परसेंट हुआ 85%। अगर मैं कहने लगूं मैं वोट नहीं पड़ने दिया, तो आप कहेंगे यार 85% वोट पड़ गया, वोट कैसे नहीं डाला? अब सुनिए, वहां दो जाति है, एक उन्हीं की समान वो सजातियां हैं और एक है दलित समाज। दलित समाज एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं गया, सबको मना कर दिया, और उन्हीं की वोट दूसरे लोगों ने सारी वोटें डाल दी, परसेंटेज निकला 85। अब जब कहा जाता है वोट नहीं डालने थे, लोग कहते हैं 85% पे वोट कैसे नहीं डाला? अरे बूथ लूटा गया, और वही का वो नजारा था जो टीवी पे चला, जो पोलिंग ऑफिसर था जिसको थप्पड़ मारा गया, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो ये उदाहरण होते हैं जमीन के हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन अपने लोग वोट नहीं डाल पाते, वहां बूथ लूट लिए जाते हैं। एक ही पार्टी के विशेष लोग वोट डालते हैं वहां। ठीक है, मीरापुर, ठीक है, लेकिन ये ओपी सिंह जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है विजय भाई, अगर ठीक है भाई, आगे बात, अब समय कम है। अगर यही व्याख्या है समाजवादी पार्टी की, तो मैं कहूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा बनाइए, जैसे लोकसभा में उन्होंने बूथों की पर अपनी ड्यूटी दी हो, वैसी ड्यूटी बाकी जगह भी देते। ये व्याख्या तो मैं नहीं सुना कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया लेकिन वोट फिर भी नहीं पड़ा। कुंदरकी में 65% मुसलमान, 70% वोट हुआ, इसका मतलब मुसलमान ने भी वोट खूब डाला, नहीं तो 70% वोट कैसे हो जाएगा? यार ऐसी भी व्याख्या ना करो कि समझ में अंदर ही ना उतरे व्याख्या। आपको मुसलमान ने कुंदरकी में वोट नहीं दिया, ये मानने में आपको क्या तकलीफ है? ये क्यों नहीं मान सकते? ये मानना चाहिए आपको, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि कुंदरकी में हमसे क्या गलती हुई कि मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया। थितराई हो रही है। कुंदरकी का अंक गणित बताता है कि मुसलमानों ने हैवी पोलिंग वहां की, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। ये मानोगे नहीं तो इलाज कैसे करोगे? वहां 70% हिंदुओं से तो हो नहीं सकता। जैसे संभल में 15-20% हिंदू है, और अगर संभल में 70% वोट हो रहा है, इसका मतलब मुसलमान वोट कर रहा है। वैसे वैसा वर्षा मिल्कीपुर, और वैसा ही संभल जैसा आइडेंटिकल उदाहरण कुंदरकी। इसमें अंतर का है मित्र। फिर आपको ये देखना होगा कि हम कुंदरकी हारे तो बड़ी दुर्घटना है, क्या अल्पसंख्यक मतदाता ने हमको वोट नहीं दिया? यहां से पड़ताल शुरू होनी चाहिए, यहां से समीक्षा शुरू होनी चाहिए। ओपी सिंह जी, मेरा वही प्रश्न, 66% वोट हो जाए तब और कोई आरोप लग सकता है? ये आरोप लगाना कठिन हो जाता है कि वोट नहीं डालने दिया गया। मुझे नहीं लगता बाई इलेक्शन में इससे ज्यादा वोट पड़ता हो कहीं। अमिताभ जी, मैंने तो पहले ही कहा कि 66% वोट पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी जो सवाल खड़ा करे उस पर तो जवाब वो खुद हो गया। वोट पड़ा तो इतना बम्पर वोट पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने वोट डाला। अब ये गिनते हैं, कहते क्या है अखिलेश यादव, जो वोट डालना चाहते थे, वोटर तो वोटर होता है, हमारे डालने दिया और तुम्हारे वोटर को नहीं दिया। ये परिभाषा कहाँ से आएगी? और एक बात और है, भूलिएगा मत अमिताभ जी, कल चुनाव परिणाम आएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा था तो अयोध्या के कथित नरेश
अवधेश इसीलिए तो हमने प्रसाद कहा जी जानते क्या बयान दिया कफन दिया था? अगर और अभी अजीत सिर्फ प्रसाद कफन नहीं मिल्कीपुर दिया, में अभी चुनाव चिता हार भी चलेगी, गए तेरहवीं भी तो होगी। मैं इस्तीफा दे चुनाव आयोग दूंगा। के लड्डू भी ये खाने भी आना। समाजवादी चुनाव पार्टियों आयोग से नाम का सवाल है। खड़ा रखिएगा लेकिन मैं कि आपसे भैया भी हमको कहूंगा, इस्तीफा अगर दिलवा आप रहे पुरानी हैं कि नहीं सरकार की दिलवा बात रहे करते हैं, हैं? इस सरकार क्योंकि की हमारा बात कीजिए। प्रधानमंत्री अगर आप तो कहते हैं अपने को पुरानी प्रधान सरकार सेवक में करता चुनाव और यहाँ आयोग ने गलत कोर्टों काम से सब किया, आते हैं। तो आपको इसमें बताना चाहिए अयोध्या कि के क्या ये सरकार नरेश, अच्छा काम कर रही है चुनाव 27 आयोग के सत्ताधीश, तो बिल्कुल सही और किया। एक बात की पीड़ा 27 में हमने देखा, सत्ताधीश इसलिए बोला कि राघवेंद्र 27 द्विवेदी चुनाव के ऊपर बड़े नाराज थे। बेरोजगारी, उन्होंने कहा कि महंगाई देखो भाई और पीडीए और तुम्हारी दलित जितनी के खिलाफ तो मत तानाशाही है, बोलना, इसके खिलाफ जनता वोट क्योंकि देगी। अवधेश 27 प्रसाद जी चुनाव दलित है तुम्हारा और चेहरा आपने देख उनके लिए लिया, कैसे तुम्हारी बात पार्टी की? वो ये है। कितने दलित कुंभ में प्रेमी हजारों है। श्रद्धालु मायावती जी का बढ़ जाते हैं, उदाहरण लेकिन तुम पूरी उनका दुनिया आंकड़ा जारी आज नहीं तक करते। भूली नहीं है। पत्रकारों को मारते हो, जान बच बदतमीजी गई। करते हो पत्रकारों से। अरे ये चुप वो रहो पार्टी यार, है। बार बीच में नहीं तुम्हारा बोलते। चेहरा उत्तर मायावती की प्रदेश की जान जनता बच के गई। सामने बेनकाब हो वो चुका है। कैसे है? अब और नहीं चलने पीडीए वाला। पता है ना, ये तो दलित अच्छा और है, पीडीए कुंभ का में प्रेम तुम्हें ज्यादा कोई है। मुस्लिम नहीं दिखाई दूसरे दिया। अयोध्या कुंभ में जहाँ भी ये कोई चुनाव मुस्लिम लड़ने सुरक्षित ढूंढ रहे होंगे गए, बंदरों निषाद के की लिए। 12 साल की ये बेटी तो के अच्छा साथ हुआ, रेप हुआ, तुम्हें कोई बहाना किसके नहीं साथ मिला। खड़े थे? तब न्यायिक भो भो आयोग करके गठन आंसू किया, नहीं बहाया। मुख्यमंत्री जी को सजा ये मिलनी चाहिए। इस मिल्कीपुर पर का चुनाव भारतीय मोहित जनता और पार्टी के माफिया, नेताओं को सजा मिलनी चाहिए। मोहित और अरे कम माफिया से के कम बीच माफी में था। मांगिए। कुंभ के बाकी ये जो ऊपर गला देश की फाड़ जनता रहे से हैं माफी ना, मांगने से इन गए आप। सारे समाजवादियों को माफी मांगने के लिए देश की बैठाइए जनता से और सारे संविधान को सवालों का तहस उत्तर नहस कर दीजिए दिया। कि भैया इस्तीफा दलित दे रहा सांसद कि है उनका नहीं। बेटा, इसलिए आप चेयर मिल्कीपुर जीत रहे थे, उसका क्या हुआ? दलित सांसद का ठीक बेटा है, विधायक ना ठीक है बना। ओपी सिंह जी, ठीक है विजय राठी जी, ठीक है आगे दोनों मित्रों की बात। मैं तो दोनों से कहूंगा, सपा भाजपा दोनों से बेचैन मत होइए। प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है, उसमें कुंभ से लेके और बाकी सारी चीजें समाहित हो जाएंगी, उस पर जनादेश मिल्कीपुर का आ जाएगा। हाल फिलहाल की जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हैं, उन सब पर जनता का जनादेश होगा। मिल्कीपुर का परिणाम उसको सपा झुठला नहीं सकती। अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मिल्कीपुर की जनता संतुष्ट नहीं, स्वाभाविक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। और अगर भाजपा जीत गई तो माना जाएगा कि अवधेश प्रसाद के परिवार से पार्टी जनता संतुष्ट नहीं, समाजवादी पार्टी से संतुष्ट नहीं। गफलत में उनको जिता दिया अवधेश जी को, अब कोर्स करेक्शन किया है उसने, जनता ने सुधार की है भूल में, जैसे अखबार में छपता त्रुटि सुधार भूल सुधार, वैसे ही दो ही व्याख्याएं हैं मित्र, तीसरी कोई व्याख्या नहीं होगी ना। अगर भाजपा जीती तो संकेत तो संदेश ये है कि जिन लोगों ने ये कहा कि अयोध्या के नए नरेश आ गए, वो भाव जनता ने अस्वीकार कर दिया। अयोध्या में कोई माई का लाल नरेश नहीं हो सकता, केवल एक ही नरेश है। बोलो राम राजा सरकार की जय, केवल वही चलता वहां कोई व्यक्ति हो सकता है क्या नरेश? और अच्छी बात होती जब मिल्कीपुर तक जाए आदमी तो दर्शन करे आना चाहिए। अलग से दर्शन के लिए ना भी मान लो इच्छा हो, लेकिन जब वहां तक जाओ तो कर ही लेता है। नहीं, आदमी काशी जाता है तो फिर तो कहता है भाई गुदौलिया तक आए तो दर्शन कर ही ले। नहीं, मिल्कीपुर तो अयोध्या का हिस्सा है। तब मैं जनादेश को इन सब सूत्रों से जोड़ूंगा, इन सब धागों से जोड़ूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, हम जीते तभी चुनाव ठीक है और हम ना जीते तो चुनाव ठीक नहीं, ये धारणा मेरा विनम्र अनुरोध है जनता में पार्टियों की नेताओं की विश्वसनीयता पर संकट पैदा करती है। आप अटारी पर खड़े होकर चिल्लाइए, फिर भी जनता कहती हिमाचल में कैसे सरकार बदल गई? बदल गई ना। मध्य प्रदेश वाले कर्नाटक में कैसे बदल गई? बहुत उदाहरण है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे जीत गई? बहुत उदाहरण। इसलिए ये कहना है कि नहीं नहीं सब फर्जी है, ये भाव ठीक नहीं। ये केजरीवाल ने अपनी राजनीति यहीं से शुरू की थी कि सारे चोर हैं। क्या आज क्या स्थिति हो गई? उन्हीं पे मुकदमे चल रहे। राठी जी, भारत में चुनाव पारदर्शिता और शुचिता के साथ होते रहे हैं। इंदिरा गांधी जैसी दबंग प्रधानमंत्री
जिसने इमरजेंसी के बाद 19 महीने की आपातकाल के बाद चुनाव कराए, पूरा शासन तंत्र उनकी मुट्ठी में था, उसके बावजूद भी इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे, विद्याचरण हारे, ओम मेहता हारे, बंसीलाल हारे। क्या? और कांग्रेस उत्तर भारत में ध्वस्तीभूत हो गई। दक्षिण में रही थी, उत्तर भारत में उनको डीएम और एसपी नहीं थे उनके पास। और जब आपकी सरकार गई 12 से 17 वाली, तो आपके पास डीएम एसपी नहीं थे ना, और आपका टेलीफोन सुन भी रहे थे। डीएम एसपी किसी को नहीं जिता सकते विजय राठी। अगर डीएम एसपी चुनाव जिताने लायक होते तो एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता उसकी पार्टी 500 साल तक शासन करती, क्योंकि डीएम एसपी तो हमेशा रहेंगे। और एक बार जो प्रधानमंत्री बन जाता वो फिर नहीं हटता। भारत में ऐसा नहीं हुआ। लगातार लोग बदले हैं, हारे हैं जीते हैं, हारे हैं जीते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई बाबू चुनाव नहीं जिता सकता। चुनाव भारत का सामान्य आदमी जिताता है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है मेरे दोस्त। इस ताकत को डिमीन मत करो, यानी इस ताकत को अपमानित मत करो। लोकतंत्र का सार यही है कि मेरठ में जो खेती कर रहा है, आलू की खेती कर रहा है किसान, जिसके पांव में बिवाई फटी हुई है, धोती भी अच्छी नहीं उसके पास एक पहनने भर को, उसकी अंगूठे से भी सरकार बदलती है। ये जो ताकत है, आप इसको पुलिस की ताकत और लेखपाल की ताकत कह के नकार नहीं सकते। अगर पुलिस और लेखपाल सरकारें बनवाते होते मेरे भाई, तो हर मुख्यमंत्री इनका उपयोग करना जानता होगा। नहीं, सरकारें जाती क्यों और नई सरकारें आती कैसे? धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।